एरिया ऑफ रिसर्च। तो ऐसे ही मेरे जैसे और टीम में एक्सपर्ट्स हैं जो अलग अलग एरिया में, जैसे आप देखेंगे शॉर्ट फॉर्म ORF है, और जो आपने देखा होगा जो डिक्लेरेशन आया अभी, जो कम्युनिके निकला है G20 का, उस पर हमने सारे G20 कंट्रीज़ के जो थिंक टैंक्स है उनके साथ कोलैबोरेट करके आइडियाज़ सब जितने आ सकते थे इंडिया से या उनके कंट्री से, उसको साथ में करके वो कम्युनिके पे हमने काम किया है। सो दैट इज़ व्हाट वी डू। और ऑल्सो इंटरनेशनली हम काफ़ी सारे दूसरे स्कॉलर्स दूसरे कंट्रीज़ के साथ भी बहुत क्लोजली काम करते हैं। सो दैट इज़ अबाउट ORF। और विद इन ORF हमने आउटरीच प्रोग्राम्स भी अभी स्टार्ट किए हुए हैं। और जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे ORF स्पार्क आप देख रहे हैं, वो एक आउटरीच प्रोग्राम है। और ORF संवाद हमारा दूसरा एक आउटरीच प्रोग्राम है जो मैं आपको भी बता रही थी। जो स्पार्क है उसमें हमारा ये रहता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो यंग माइंड्स है, बिकॉज आप जानते हैं कि अभी इंडिया में सबसे ज़्यादा हमारा यंग पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, एंड वी फील एंड विच इज़ वॉट ऑल्सो द गवर्नमेंट्स एफर्ट हैज़ बीन थ्रू व्हाट दे कॉल जन भागीदारी, कि जितना हम यंग माइंड से फीडबैक ले सके, इंस्टेड ऑफ कोई पॉलिसी बना रहा है और बता रहा है। हम जब स्टूडेंट से इंटरेक्ट कर रहे थे इवन T20 प्रोसेस में, हमें लगा कि जो गांव में शहर में जो यंग माइंड्स हैं उनके पास इतने सारे आइडियाज़ हैं जो पॉलिसी तक पहुंचते ही नहीं हैं, तो दिस इज़ वन सच आउटरीच प्रोग्राम, बिकॉज हम पॉलिसी पे काम करते हैं और गवर्नमेंट के साथ काम करते हैं। आप अगर हमें अप्रोच करें, आपके आइडियाज़ हैं या हम साथ में कभी काम कर पाएँ या कोई यूथ पॉलिसी डायलॉग आगे जाके हम यहाँ पे साथ में कर सकते हैं, टू हियर यंग माइंड्स के वो क्या चाहते हैं, क्या उनके माइंड में है। सो दिस इज़ as much as a learning for us, as much as it is a learning for you. So I'm very thankful. Pranjal ma'am has right from day one been very supportive, and ये हम possible कर पाए, and thanks to all of you कि हम यहाँ पे आ पाए। और ORF संवाद भी जो है हम कम्युनिटीज़, टीचर्स, डॉक्टर्स, जनरल कम्युनिटी मेंबर्स के पास भी जाके हम यही चाहते हैं कि राउंड टेबल डिस्कशन हो या हेल्दी एक्सचेंज हो कि पॉलिसी में क्या होना चाहिए। So I think I'll stop for now. समीर और शर्दीप अब आगे आपको स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स पे उनके बात करेंगे। I think शर्दीप ये एक डिस्कशन है, मैं आपको AI के बारे में बताऊंगा, पर मैं चाहता हूँ कि आप भी मुझे अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में। आज हम AI आर्टिफिशियल, जब मैं AI कहता हूँ, यहाँ पे सबको AI के बारे में पता है? AI. Can someone please tell me what AI is? Anyone? Artificial intelligence. Can you stand up? Can you tell me what AI is? It is artificial intelligence. और वो क्या है? Artificial intelligence है जैसे प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं, एक स्नैपचैट ऐप है, उसमें भी AI आता है। जैसे हम कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं तो वो उनके आंसर हमें देते हैं, जैसे रोबोटिक पार्ट्स, जैसे कुछ पूछना रहा, कुछ भी क्वेश्चन रहा तो उसके आंसर हमें वहाँ से मिलते हैं। स्नैपचैट। और कोई एग्जाम्पल है क्लास में? और कोई AI यूज़ करता है यहाँ पे? Anyone else? GPT। ChatGPT? हाँ, ChatGPT। Thank you. Right. तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो पहले ना हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डिफाइन करेंगे। क्या है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेसिकली है हमारा ह्यूमन माइंड जैसे डिसीजन लेता है, वैसे अगर एक मशीन डिसीजन ले सकता है, उसे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। राइट? यस। आप सबने ChatGPT यूज़ किया है? हाँ। आप सबने स्नैपचैट यूज़ किया है? राइट? तो ये क्या हो रहा है यहाँ पे? कोई इंसान तो नहीं है, राइट? वो रोबोट है। एक कंप्यूटर है, प्रोग्रामिंग है, कोड है, राइट? जो आपके लिए एक टास्क परफॉर्म करता है, राइट? आपका काम है सिर्फ उसको कमांड देना, राइट? ये काम कर रहा है, शायद ये फ्यूचर में आपका जॉब भी चेंज हो सकता है, ये कंप्यूटर आपका जॉब ले सकता है, राइट? कुछ ऐसे जॉब्स हैं मार्केट में जिसके लिए ह्यूमंस की ज़रूरत नहीं होगी, राइट? तो हम वो आज डिस्कस करेंगे। तो उसके पहले एक स्टेप पीछे जाएंगे और हम डिस्ट्रप्शन के बारे में समझेंगे।
मैं जब डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी कहता हूँ, आपके दिमाग में क्या आ रहा है? डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी, डिस्ट्रप्टिव का मतलब क्या है? तो बता सकता है डिस्ट्रप्टिव का मतलब क्या है? कोई जगह पर रॉन्ग आंसर, जो भी मन में आया बताओ। डिस्ट्रप्टिव क्या हो सकता है इसका मीनिंग? एनीवन? टेक्नोलॉजी को बदलना। सॉरी, टेक्नोलॉजी को बदलना। गुड, और गुड, दैट्स द राइट ट्रैक। किसी चीज़ को बदलना, राइट? टेक्नोलॉजी तो आपको पता है, डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी का मतलब है ऐसा जो टेक्नोलॉजी जो उसके पहले जो हम सब अभी इंटरनेट बहुत इजीली यूज़ करते हैं, राइट? सबके पॉकेट में फ़ोन है, सबके फ़ोन में इंटरनेट है। पर एक ज़माना था अराउंड 35-40 ईयर्स अगो, जो इंटरनेट सबके पास नहीं था, इंटरनेट कहीं नहीं था, राइट? तब लोग कम्युनिकेट कैसे करते थे? तब लोग इंफॉर्मेशन एक्सेस कैसे करते थे? तो आप समझ सकते हो इंटरनेट ने इस इंडस्ट्री को कैसे डिसरप्ट किया, कैसे चेंज कर दिया। पहले अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए था, आप इन्फॉर्मेशन कहाँ से लाते थे? 1980s में हमारे पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स इन्फॉर्मेशन कैसे एक्सेस करते थे? सोचो, पेपर के थ्रू या फिर लोगों के थ्रू, लाइब्रेरीज, इन्फॉर्मेशन कैसे एक्सेस करते हैं? इंटरनेट से, राइट? तो कैसे चेंज हो गया ना? अभी 10 सेकंड में हमें 10 आर्टिकल मिल जाते हैं पहले, राइट? और अब आप कम्युनिकेट कैसे करते हो? फेसबुक पे मैसेज करते हो, व्हाट्सएप पे मैसेज करते हो, राइट? और इंस्टेंटली होता है, राइट? 2 दिन वेट करने की ज़रूरत नहीं है आपको, 100 सेकेंड्स में होता है, राइट? आपको 100 रुपीज़ स्पेंड करने की ज़रूरत नहीं है, राइट? कम्युनिकेशन इज इंस्टेंट, मतलब द इंटरनेट। तो ये हम डिस्ट्रप्शन समझते हैं, राइट? जैसे हमने पढ़ा, सुना, इंटरनेट इज डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी। जब मैं रिन्यूएबल एनर्जी कहता हूँ, आपके दिमाग में क्या आता है? रिन्यूएबल एनर्जी, राइट? दैट कैन बी रिन्यूड। उसका कोई एग्जांपल है आपके पास? सोलर एनर्जी, सॉरी, सोलर एनर्जी। एक और सोलर, विंड, यस, सोलर एनर्जी, वेरी गुड। पर आप अभी ये सोचो, रिन्यूएबल एनर्जी ने, सोलर एनर्जी ने डिस्ट्रप्शन कैसे क्रिएट किया है? हाउ इज रिन्यूएबल एनर्जी इज डिस्ट्रप्टिव? पहले इलेक्ट्रिसिटी के लिए कोल यूज करते थे, अब सोलर एनर्जी आ गई तो वो सूरज की रोशनी से जनरेट हो जाती है। परफेक्ट, करेक्ट आंसर, राइट? अराउंड 20-30 ईयर्स का गलत इफेक्ट हुआ इस वजह से, राइट? पर अब हम नया टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं, न्यू फॉर्म्स ऑफ एनर्जी हम डेवलप कर रहे हैं, राइट? दैट इज अनदर टाइप ऑफ डिस्ट्रप्शन। एंड देन लास्टली इज ऑटोमेशन। ऑटोमेशन के बारे में बात करें। हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमने समझा, ओके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्नैपचैट में है, ChatGPT में है, राइट? हमने जनरेटिव एआई के बारे में भी सुना होगा। क्या किसी ने जनरेटिव एआई के बारे में सुना है? ओके, ChatGPT एक जनरेटिव एआई जैसा है, तो वो आपके लिए कुछ नया जनरेट कर सकता है। वो आप उनको इन्फॉर्मेशन दोगे, वो उस इन्फॉर्मेशन के साथ कुछ नया जनरेट कर सकता है। ये उसका सबसे सिंपल डेफिनेशन है, राइट? बट एआई को हम फर्दर भी और कैटेगराइज कर सकते हैं। एआई को हम वीक एआई, जनरल एआई और सुपर एआई में हम कैटेगराइज करेंगे। बहुत सिंपल कैटेगराइजेशन है, राइट? तो वीक का मतलब क्या है? वीक, व्हाट डज वीक मीन? कमजोर, वीक, राइट? तो वीक एआई ऐसा एआई है जिसके बहुत लिमिटेशंस है। वीक एआई हैज लिमिटेड फंक्शनैलिटी। वो एक टास्क या कुछ टास्क परफॉर्म करेगा और ठीक से परफॉर्म करेगा, वो ज़्यादा टास्क परफॉर्म नहीं करेगा। अभी वीक एआई का एग्जांपल क्या हो सकता है? स्नैपचैट में जो आप एआई यूज़ करते हो वो एक वीक एआई है। सॉरी, उसमें अगर कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं तो वो बस 24 आवर्स ही रहते हैं उसमें, उसके बाद वो डिलीट हो जाता है। बस कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स रहते हैं। करेक्ट, दैट इज वीक एआई।
कुछ वॉइस असिस्टेंट। एक्सलेंट एग्जाम्पल, आपने गूगल अलेक्सा देखा, अमेजोन का अलेक्सा, गूगल का असिस्टेंट, आपके फ़ोन में वॉइस असिस्टेंट है, सब चैटबॉट है ऐप पे, ये सब वीक AI है। लिमिटेड फंक्शनैलिटी, वो आपके लिए ज़्यादा नहीं कर सकता है, पर ये AI है। अब आप मार्केट पे जो AI टूल्स देखते हो, ज़्यादा से ज़्यादा सब वीक AI टूल्स है। समझ में आ रहा है ये? और कोई एग्जाम्पल है वीक AI का? आपने गूगल ट्रांसलेट यूज़ किया है, राइट? गूगल ट्रांसलेट क्या है? वीक AI है, वो एक टास्क परफॉर्म करता है, राइट? गूगल लेंस वीक AI है, करेक्ट? आपने डुओलिंगो का नाम सुना है? डुओलिंगो, डुओलिंगो इज अ लैंग्वेज लर्निंग ऐप। आप उस पर स्पेनिश, फ्रेंच, रशियन जो भी सीख सकते हो, वो भी वीक AI है, राइट? तो ये सेमिनार लेक्चर डिस्कशन के बाद आई थिंक आपके लिए असाइनमेंट होगा वीक AI के बारे में ज़्यादा पढ़ना, और आपको ये देखना है आपकी लाइफ में आप कहाँ कहाँ अभी वीक AI यूज़ कर रहे हो या कर सकते हो, ठीक है? नेक्स्ट है जनरल AI। जनरल AI है वीक AI के एक लेवल ऊपर, जो हमने अभी अटेन नहीं किया है, हम उसकी तरफ बिल्ड कर रहे हैं। इसका एग्जाम्पल अभी रियल वर्ल्ड में तो काफ़ी डिफिकल्ट है, पर आपने आयरन मैन मूवी देखा है? उसमें आपको जार्विस पता है? जार्विस टोनी स्टार्क का जो कंप्यूटर है, जार्विस क्या है? एक जनरल AI है, क्योंकि जार्विस कोई भी फंक्शन परफॉर्म कर सकता है। टोनी स्टार्क को सिर्फ कहना है जार्विस करने का है। क्या ChatGPT कर सकता है? शायद कर सकता है, पता नहीं। पर डुओलिंगो, स्नैपचैट, क्या वीक AI ये टास्क परफॉर्म कर सकता है? नहीं। तो वीक AI था लिमिटेड फंक्शनैलिटी, उसे हम ज़्यादा ब्रॉड करेंगे, जनरल AI वहाँ पे आता है, ब्रॉडर फंक्शनैलिटी, मोर एफिशिएंट। जार्विस एक एग्जाम्पल है। आपने टर्मिनेटर मूवी देखा है? इसलिए यहाँ पे टर्मिनेटर में स्काईनेट भी एक था जनरल AI, ये भी एक एग्जाम्पल है, राइट? इसके बाद है सुपर AI। सुपर AI एक ऑलमोस्ट एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है, पर जब हम AI के बारे में बात करते हैं, बहुत लोग सुपर AI के बारे में बात करते हैं। सुपर AI बेसिकली है जब एक कंप्यूटर ने, एक AI ने दुनिया का सारा डेटा एनालाइज कर लिया है और अब पूरी दुनिया को कंट्रोल कर दिया है। एक कंप्यूटर जिसके पास दुनिया का सारा डेटा है, सारा कॉन्शियसनेस है, उसने डिसीजन बना लिया है, अब मैं दुनिया को चलाऊंगा। ये है सुपर AI। दिस इज अ वेरी एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट राइट नाउ, बट AI developers, people who are working in the AI space, are very cautious of this development. So आपने ChatGPT सुना है, सैम ऑल्टमैन जो ChatGPT के फाउंडर हैं, इन्होंने बार बार बोला है कि AI डेवलप हो रहा है और अभी बहुत बेनिफिट्स मिल रहे हैं, पर हमें इसके बारे में कॉशियस होना चाहिए, राइट? अभी AI का हम इम्पैक्ट देखते हैं। AI ऑटोमेशन ऑफ रूटीन टास्क, इसका मतलब क्या हो सकता है? ऑटोमेशन का मतलब क्या है? सॉरी, टास्क को बताता, मतलब अगर आपको पानी पीने के लिए, हाँ वॉकिंग के लिए, हाँ, ये लोग काम कर रहे हैं, लोग की जगह AI का एक इम्पैक्ट है। नए जॉब्स आएंगे AI के वजह से। आप क्योंकि आप ChatGPT यूज़ कर सकते हो, शायद आप एक जर्नलिस्ट का जॉब कर सकते हो, अभी आप रिसर्च कर सकते हो, आप लिख सकते हो, राइट? आप पोएम्स लिख सकते हो, राइट? आप कंटेंट क्रिएशन कर सकते हो, आप सब इंस्टाग्राम में होगे, राइट? तो आप AI इंस्टाग्राम में बहुत लोग यूज़ कर रहे हैं। आपने न्यूज़ चैनल में भी देखा होगा, AI का एक न्यूज़ एंकर था, वो भी हो चुका है, राइट? कम्प्लीटली AI बेस्ड। स्किल शिफ्ट एंड रीस्किलिंग, क्योंकि जैसे हमने स्टार्ट में डिस्कस किया था, AI की वजह से काफ़ी लोगों के जॉब्स चले जाएंगे, जैसे फैक्ट्री में मशीन ह्यूमंस के जॉब करेंगे, राइट? तो इसके लिए हमें क्या प्रिपरेशन लेना चाहिए, राइट? ये हमें
सोचना पड़ेगा। हमें पता नहीं कि फ्यूचर में जॉब्स कैसे चेंज होंगे, पर चेंज तो होने वाले हैं। उसके लिए हम प्रिपेयर कैसे होंगे, क्योंकि नेक्स्ट डेकेड में एआई तो है और एआई बढ़ने ही वाला है, तो हम इसके लिए प्रिपेयर कैसे करें? क्या हमें कंप्यूटर साइंस पढ़ना चाहिए, क्या हमें मैथमेटिक्स पढ़ना चाहिए, क्या हमें फिलोसफी पढ़ना चाहिए, हमें नहीं पता, राइट। पर ऐसे कुछ जॉब्स हैं जो एआई अब एटलीस्ट इन द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स बदल नहीं सकता। जैसे आपकी कॉलेज में नर्सिंग है, फैशन डिज़ाइन है, राइट। नर्सिंग इज़ वन सच जॉब दैट विल नॉट बी डिस्टर्बेड एनी टाइम सून, राइट। कोई बता सकता है ऐसा क्यों है? कोई बता सकता है नर्सिंग एआई क्यों नहीं कर सकता? इन्फॉर्मेशन तो एक है, यस। ह्यूमन बॉडी को रोबोट हैंडल नहीं कर पाएंगे, और जो ये रहती है नर्स वगैरह सब सेफ रहती है, तो वो भी जो ये समझ के आएगा ह्यूमन बॉडी। इसका एक सिंपल आंसर है, और मेडिसिन में एक ह्यूमन टच की ज़रूरत, एक रिक्वायरमेंट है, वो अभी एआई चेंज नहीं कर सकता। तो नर्सेज फीलिंग्स ऑल्सो, वेरी गुड पॉइंट। अभी हमारे पास ऐसे सोफिस्टिकेटेड रोबोट्स नहीं हैं जो फीलिंग्स को रेप्लिकेट कर सकें, राइट। इसके लिए हमें ह्यूमंस की हमेशा ज़रूरत होगी, राइट। फैशन डिज़ाइन भी एक मैंने बाहर क्लास में देखा, राइट। क्रिएटिव जॉब्स ऐसे वो भी श्योर एआई डिज़ाइन कर सकती है, पर इसमें भी एक ह्यूमन एलिमेंट है, राइट। वो भी शायद फ्यूचर में चेंज नहीं होगा, और यू विल सी। हमने पहले भी डिस्कस किया था एआई, काफ़ी सारे ऐप्स में अभी चैटबॉट है। अगर आपको म्यूचुअल फंड खरीदना है, आपको किसी एजेंट के साथ बात करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने आप पे एक चैटबॉट के साथ बात करके पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो, राइट। आप स्विगी पे ऑर्डर करते हो, जोमेटो पे ऑर्डर करते हो, सब आप चैटबॉट से बात करते हो ना। आपका डिलीवरी लेट हो गया है, आप इंसान से बात नहीं करते हो, आप चैटबॉट पे जाते हो, वो कहता है आपका डिलीवरी कहाँ जा रहा है, 10 मिनट में आएगा। तो ऑलरेडी एआई आपके फ़ोन में आ चुका है, ऑलरेडी आप यूज़ कर रहे हो, हमारा बस ध्यान नहीं है वहाँ पे, राइट। ये मैं बस इंट्रोड्यूस करूँगा, पर इट बी ग्रेट इफ यू गाइस कैन थिंक अबाउट दिस लेटर। आप सोचो एआई डेटा पे चलता है, राइट। जो डेटा आप एआई को दोगे उस पे एआई डिसीजन बनाएगा, पर डेटा में कुछ फॉल्ट्स हो सकता है, राइट। गलत डेटा भी तो दे सकते हैं ना हम। जैसे हमने ऐसा डेटा दिया जहाँ पे डेटा ये रिप्रेजेंट करता है कि एक रीजन में वुमेन के पास ज़्यादा राइट्स नहीं है, पावर नहीं है। अगर ये ऐसा डेटा हम एआई को देंगे तो एआई को लगेगा यही रियलिटी है, राइट। पर ये रियलिटी नहीं है, राइट। तो हम इसे बायसेस कहते हैं, राइट। अब हम इस डेटा को बायस फ्री कैसे करें और इस डेटा को एआई को कैसे दें, ये हमें सोचना है, राइट। और एक और एथिकल कंसर्न है जो मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा, पर आप इसके बारे में सोचना, ज़रूर सोचना। आपने टेस्ला के बारे में सुना है, आपने सेल्फ ड्राइविंग कार्स के बारे में सुना है, तो फिर आप सब मिलके ये डिस्कशन करना बाद में कि अगर सेल्फ ड्राइविंग कार है जो कोई इंसान नहीं चला रहा, उसने एक एक्सीडेंट कर दिया, पेड़ पे उसने एक्सीडेंट कर दिया एआई की वजह से, ये ओनर का फॉल्ट है, ये टेस्ला का फॉल्ट है, ये किसका फॉल्ट है? मेरे पास आंसर नहीं है, पर आप सोचो इसका एथिक्स क्या है। ये मैन्युफैक्चरर का फॉल्ट है, ये गाड़ी के ओनर का फॉल्ट है, ये किसका फॉल्ट है, राइट? नहीं, मुझे भी नहीं पता, मेरे पास आंसर नहीं है। एक सेल्फ ड्राइविंग कार रास्ते पे है और सामने एक प्रेग्नेंट वुमन है और एक छोटा सा बच्चा है, और ऐसे पोजीशन में है कि गाड़ी को एक के साथ क्रैश करना पड़ेगा, तो ये डिसीजन एआई कैसे लेगा? आप मैसेज करते हैं
पर ऐसे फिलोसॉफिकल डिस्कशन, राइट, ये हम AI पे कैसे प्रोग्राम करें, राइट, प्रेग्नेंट वुमन या छोटा बच्चा, ये मेरे पास भी आंसर नहीं है, इसलिए मैं कह रहा हूँ आप ये मिलकर डिस्कस करो एथिक्स क्या है इसका, क्योंकि अगर ये एथिकल फ्रेमवर्क हम डेवलप कर सकते हैं तो फिर AI के लिए बेनिफिशियल होगा, राइट। तो मैं क्विकली इंडस्ट्री वाइज थोड़ा AI आपको बताता हूँ। AI was actually first used in finance, क्योंकि स्टॉक ट्रेडिंग, हेज फंड, म्यूचुअल फंड्स, जो पोर्टफोलियो मैनेजर्स हैं वो अर्ली अडॉप्टर्स थे AI के, और उसकी वजह से उनको मैं मार्केट फोरकास्टिंग नहीं पर वो पैटर्न्स रिकग्नाइज कर सकते हैं स्टॉक्स पे, और वो पैटर्न जब रिकग्नाइज करते हैं वो बाई स्टॉक्स बाई या सेल कर सकते हैं। तो फाइनेंस वाज एन अर्ली अडॉप्टर ऑफ AI। हमने रोबोटिक्स और मैन्युफैक्चरिंग ऑलरेडी डिस्कस किया है। फैक्ट्रीज में काफ़ी सारे जॉब्स रिप्लेस हो चुके हैं बाय रोबोट्स, बाय AI, राइट। आपके फ़ोन में जो आपके पॉकेट में जो फ़ोन है हुआ है, राइट, कोई अभी हाथ से फ़ोन नहीं बनाता है, कोई हाथ से लैपटॉप नहीं बनाता है। ये जो स्क्रीन है, बड़ा स्क्रीन है, लाइट्स, फैंस, सब ऑटोमेटेड प्रोसेसेस से बने हैं, राइट। हमने ऑटोनोमस व्हीकल्स के बारे में बात किया। ऑटोनोमस व्हीकल्स का मतलब है सेल्फ ड्राइविंग व्हीकल्स, ऑटोनोमस। ये आप इस सेमिनार के बाद डिस्कस करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट। आप इसके बारे में लिखना भी स्टार्ट कर दो आपके असाइनमेंट्स, ये एथिकल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ सेल्फ ड्राइविंग कार्स, ऑफ ऑटोनोमस व्हीकल्स, इसका फ्यूचर क्या है, इसे हम रेगुलेट कैसे करें, राइट। क्या हमें इसे कम्प्लीटली बैन कर देना चाहिए, क्या हमें इसे सिर्फ हाईवेज पे लीगल रखना चाहिए, शहर में नहीं, इसे हम रेगुलेट कैसे करें, राइट, इसे हम सेफ कैसे करें ह्यूमन्स के लिए, राइट। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्पेस। और आप सब बिजनेस स्टूडेंट्स हो ना, बिजनेस, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स स्टूडेंट्स, हाँ, आप इसके बारे में ज़रूर सोचें। हमने चैटबॉट्स के बारे में भी ऑलरेडी डिस्कस किया है। आपके स्विगी में चैटबॉट है, जोमेटो में चैटबॉट है। ये जॉब 10 साल पहले कोई फ़ोन पे करता था, राइट। आपका कुछ प्रॉब्लम हो गया, आपको 5 मिनट वेट करना पड़ता था। अभी भी बैंक में ऐसा होता है, अगर बैंक को फ़ोन करते हो 10 मिनट कोई वेट करेगा, फिर आके बोलेगा आप इससे फ़ोन करो, इससे फ़ोन करो। पर अभी क्या है, एक चैटबॉट आता है, वो कहता है प्रेस 2 फॉर दिस प्रॉब्लम, प्रेस 4 फॉर दिस प्रॉब्लम, और इंस्टेंटली सोल्यूशन होता है। और जब ये सोल्यूशन मिलना बहुत डिफिकल्ट है, तब जाके ह्यूमन इंटरवेंशन आता है, राइट। जब आपके पास ऐसा प्रॉब्लम है जो चैटबॉट भी सॉल्व नहीं कर सकते, तब जाके ह्यूमन आके आपको सोल्यूशन देगा, पर बहुत रेयर। एनीवन? थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। स्पेस क्या होता है, कोई बता सकता है मुझे? अच्छा, अब सर्वदीप ने इंटरनेट की बात की, ठीक है। तो बेसिकली इंटरनेट जो है उससे थोड़ा सा बड़ा साइबर स्पेस होता है। इंटरनेट में बेसिकली जैसे हम लोग जो हमारा फ़ोन, कोई भी डिवाइस जो है वो उसको इंटरनेट से यूज़ करते हैं। लेकिन अब सोचिए कि कुछ सिस्टम्स ऐसे हैं, कुछ कंप्यूटर्स ऐसे हैं जो कि हम नहीं देख सकते लेकिन वो काम कर रहे हैं, ठीक है। जैसे फॉर इंस्टेंस आप सोचिए कि ये जो पावर आ रहा है, ठीक है, ये बेसिकली कहीं पावर स्टेशन से आ रहा है। उस पावर स्टेशन को मैनेज करने के लिए भी कंप्यूटर्स हैं। वो कंप्यूटर्स हम नहीं देख सकते, हम एक्सेस नहीं कर सकते, लेकिन वो कंप्यूटर्स वो मशीन से वो अपना काम कर रही है। ऐसे भी कुछ कंप्यूटर्स है, ऐसे भी कुछ सिस्टम्स है, वो भी साइबर स्पेस का हिस्सा है, ठीक है। अब साइबर स्पेस का और भी एक हिस्सा है जिसको हम बोलते हैं क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब आप सोचिए कि पानी आ रहा है, ठीक है, फिर जैसे कि आप सोचिए कि आपका जो ट्रेन चल रहा है, ठीक है, ये जो सब सेक्टर्स है ये सब क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है। क्यों? क्योंकि अगर इसमें से अगर कोई सिस्टम बंद पड़ गया थोड़ी देर के लिए, तो मान जैसे अभी पावर गया था 1-2 घंटे के लिए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सोचिए कि अगर पावर है ही नहीं अगले 4 दिन के लिए, ठीक है, आपकी ट्रेन बंद पड़ गई 5 दिन के लिए, आपके पास पानी नहीं आएगा 6 दिन के लिए, तो आपको दिक्कत होगी, ठीक है, आपको दिक्कत होगी। फिर उससे हो सकता है कि कुछ लोग सड़क पर आके प्रोटेस्ट करने लगेंगे कि क्या ये क्या हो रहा है, सरकार हमें क्यों नहीं कुछ और कुछ दे रही है, राहत दे रही है। तो ये ऐसे जो सिस्टम्स है ये क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है। ये 24/7 मतलब 24 घंटा
7 दिन और 365 डेज चलने ही चाहिए। अगर इसी से कोई भी सिस्टम अगर डिस्टर्ब हुआ तो उससे जाके आगे परेशानी हो सकती है। अब इसमें से कुछ जो सेक्टर्स है वो और भी क्रिटिकल है, जैसे पावर, क्योंकि पावर पे बाकी की चीज़ें बहुत भी चलती है, ठीक है। जैसे आपकी ट्रेन से, कुछ ट्रेन जो है वो डीजल इंजन होता है, लेकिन कुछ ट्रेन जो इलेक्ट्रिक इंजन होता है, तो उनके पास बैकअप होता है। जैसे हमारे पास अभी जनरेटर है, ठीक है, जनरेटर से हम लोग बैकअप चला रहे हैं। तो जैसे बड़े बड़े जो कंपनीज होते हैं उनके पास भी बैकअप होता है, वो जैसे 24 घंटे का होता है, 48 घंटे का होता है। लेकिन सोचिए कि वो 48 घंटे के बाद वो बैकअप भी खत्म हो गया, तो क्या होगा, ठीक है। तो जो पावर जो है वो एक और भी क्रिटिकल है, क्योंकि उस पर बाकी की चीज़ें चलती है। तो अगर उसमें कुछ दिक्कत आई और अगर एक्सटेंडेड पीरियड के लिए दिक्कत आई तो आगे जाके भी और चीज़ों को दिक्कत हो सकती है। तो ये जो सब है ये साइबर स्पेस का हिस्सा है, और इसीलिए हम लोगों को इस साइबर स्पेस में जो कुछ खतरे हैं, जो कुछ थ्रेट्स हैं, उसके बारे में जानना है। अभी जो लोग आपने जो साइबर सिक्योरिटी किया है उसमें आपने देखा होगा कि मतलब कैसे कोई गलत कोड लिखने से कुछ क्या दिक्कत हो सकती है, किसी का कंप्यूटर हैक कर सकते हैं, किसी का ईमेल पासवर्ड चुरा सकते हैं, वो सब चीज़ें। लेकिन आप सोचिए कि बड़े लेवल पे जिनके पास ये सब कुछ है वो क्या कर सकते हैं। अच्छा, आपने इसको देखा है? क्या नाम है? अच्छा, ये मूवी का नाम सुना है आपने कभी? नहीं। द इंटरव्यू, ये मूवी किम की लाइफ पे है, ठीक है, लेकिन ये कॉमेडी फिल्म है, ठीक है, मतलब उसने उसको मजाक उड़ाया है, ठीक है। तो उसने गुस्से में आके क्या कर दिया? नहीं, बैन नहीं किया, उसने आगे सोचा, उसने जाके उस स्टूडियो ने जिसमें मूवी स्टूडियोज का पूरा कंप्यूटर सिस्टम हैक कर, ठीक है। सोनी को ये पिक्चर बनाने में कुछ $50 मिलियन लगे थे, $200 मिलियन। क्यों? क्योंकि उसको गुस्सा आया, क्योंकि उसने मूवी बनाई, ठीक है। तो इस तरह के लोग भी हैं जो इस तरह का साइबर सिक्योरिटी का जो साइबर अटैक्स करके लोगों को परेशान करते हैं। तो यही बेसिकली आजकल हो रहा है कि आजकल कंट्रीज देख रही है कि दूसरे कंट्रीज किस तरह से साइबर स्पेस पे डिपेंड है, उस पर कहाँ पे कोई गैप है, कहाँ पे हम उसको वहाँ पे जाके अटैक कर सकते हैं और इसी को अटैक करते हैं। अब जैसे यहाँ पे पावर गया था, अक्टूबर 2000 उनको फिर से एक्सेप्ट देंगे $5 अरब, ठीक है, फाइनली वो हो गया। लेकिन अब सोचिए कि वो साइबर क्रिमिनल्स को उन्होंने जो इतना सा अटैक कर दिया, उनको $5 अरब मिल गए। उस $5 अरब से उन्होंने और 200 नए प्रकार के वायरस ले लिए और फिर और 200 नए अटैक्स कर दिए, उसमें से और पैसे आ गए और फिर कर दिए, ठीक है। तो इस तरह से ये साइबर स्पेस में हो रहा है। एक रैंसमवेयर नाम का आया है, और इसी के बीच में हम लोग बैठे, ठीक है। आप देखिए कि हमारे पास इंडिया में हमारे पास वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट इंटरनेट यूजर बेस है। हमारे पास करीब 725 मिलियन लोग जो है वो इंटरनेट वाले हैं। और जैसे मैं हूँ, जैसे आप हैं, हम लोग मतलब इस टेक्नोलॉजी को पहली बार यूज़ करें। ऐसा नहीं कि हमारे दादा परदादा यूज़ करते तो हम लोग ये भी यूज़ करते, नहीं, हम लोग पहली बार यूज़ करें। तो कुछ चीज़ों का नॉलेज हमें है, कुछ चीज़ों का नॉलेज हमें नहीं है, और उसी की वजह से कभी कभी अटैक्स होते रहते हैं, ठीक है। जैसे आपको ऐसे कुछ मैसेजेस आए होंगे, आपका पावर डिस्कनेक्ट होने वाला है, आपका क्रेडिट कार्ड बंद हो गया है। पहले तो ऐसे मैसेज आते थे जिसमें होता है कि मैं सो हूँ, मेरे पास इतने पैसे हैं और अगर आप मुझसे कांटेक्ट करोगे हम बिजनेस करके ये पैसे ले लेंगे, ठीक है। अभी तो आप सब हाँ बोल रहे हैं कि ये सब फर्ज, ये सब फेक है, लेकिन जब लोगों को पता नहीं था तब लोग रिस्पॉन्ड करते थे। लोगों ने अपने पूरे बैंक के डिटेल्स दे दिए, सब कुछ कर दिया। ये करीब शुरू हुआ था 2011-12 में, ठीक है। उस टाइम पूरी इंडिया ने करीब $1 अरब इस स्कैम पे कमा दिया। अभी तो हम लोग को पता है, लेकिन फिर भी हम लोग कुछ लोग जो है, आप सोचिए कि मुझे मतलब इसमें आपको कोई ना कोई तो पता होगा आपके जानकारी में जिसने जो साइबर क्राइम का विक्टिम हो चुका है, ठीक है। तो इसलिए हमेशा हमें सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि नहीं तो फिर ऐसी चीज़ें बहुत बार आती हैं, ठीक है। अब ये नया कंसेप्ट आया है डार्क नेट करके, ठीक है। किसी को पता है डार्क नेट? जो हमने अभी तक बात की पूरे वायरस की, इंटरनेट की वगैरह, आपने कभी आइसबर्ग देखा है? ठीक है, आइसबर्ग में क्या होता है कि बेसिकली जो समुद्र के ऊपर दिखता है, पानी के ऊपर जो दिखता है,
वो सिर्फ 25% होता है। 75% हिस्सा जो होता है नीचे होता है, ठीक है। तो अभी हमने जो सब बात की वो सिर्फ 25% है। 75% इंटरनेट जो है वो हमने कभी देखा ही नहीं है। जिन्होंने देखा है वो लोग उसका इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोग जो है वो बेसिकली क्या करते हैं कि उसका इस्तेमाल करते हैं कुछ अच्छी चीज़ होती है, जैसे फॉर इंस्टेंस ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जिनको मतलब अपने कंट्री में ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हो रहे हैं और बाहर की दुनिया को पता नहीं है। अगर वो इस इंटरनेट का यूज़ करेंगे ऊपर वाले का तो उनको परेशानी होगी, क्योंकि फिर उनको पुलिस परेशान करेगी। लेकिन अगर वो इस इंटरनेट का यूज़ करते हैं तो फिर उनको दिक्कत नहीं होगी। आप सोचिए जैसे करप्शन की केसेस, उसमें भी इस तरह के लोग उसका यूज़ करते हैं। लेकिन साइबर क्रिमिनल्स यहाँ पे पहुँचते हैं, इसीलिए उसको बोलते हैं डार्क वेब या डार्क वेब। तो उसके ऊपर वो क्या करते हैं कि तो प्याज क्यों है, आप देखेंगे अगर प्याज को अगर आप उसको छीलते जाओगे तो उसके अंदर की बात पता चलेगी, ठीक है। तो ये सॉफ्टवेयर है जो कि बेसिकली आप जो इंटरनेट पे काम कर रहे हो उसको छुपाता है। जैसे आपका अभी हर एक फोन, आपका कंप्यूटर, लैपटॉप, ये भी जो है इसका एक सेपरेट आईपी एड्रेस होता है। साइबर सिक्योरिटी वालों को पता है आईपी एड्रेस, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। तो पुलिस को अगर कुछ पता करना है वो आईपी एड्रेस पता कर लेते हैं, ठीक है। ये जो टॉर सॉफ्टवेयर है वो आईपी एड्रेस को छुपा देता है। लोग पुलिस को पता ही नहीं चलता कि मतलब क्राइम हुआ है, लेकिन कहाँ से हुआ है, क्योंकि उसके पास कोई भी उसके पास कोई एविडेंस नहीं होता है। तो ये जो सॉफ्टवेयर है ये क्रिमिनल से यूज़ करके उन्होंने डिजिटल ब्लैक मार्केट बना दिया, ठीक है, जिसको बेसिकली क्या बोलते हैं, वायरस, रैंसमवेयर, ठीक है, आपके सब जो पर्सनल फाइनेंशियल डिटेल्स, सब कुछ, मतलब मैंने अभी तक देखा है आधार कार्ड, पासपोर्ट, बैंक डिटेल्स, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स, सब कुछ 30-30 रुपये में बेचते हैं, ठीक है। अभी तो ऑब्वियसली मतलब एक में नहीं बेचते, वो पूरा बंच बेचते हैं, 10,000 30,000 लोगों का रिकॉर्ड आपने लोग 500 रुपये में लेते, इस तरह से करते हैं, ठीक है। तो ये जो सब है, क्योंकि इसका फिर आगे जाके और क्रिमिनल एक्टिविटी में यूज़ हो सकता है। जैसे अगर आप किसी का आधार कार्ड लोगे तो हो सकता है आप उसके बेसिस पे किसी का कुछ नया फ़ोन नंबर ले सकते हो, ठीक है, या फिर जैसे आप कोई बैंक में जाके अकाउंट ओपन कर सकते हो, क्योंकि आपका सब डॉक्यूमेंट्स जेन्युइन है। तो ये जो सब है ये क्रिमिनल्स के लिए यूज़ होता है। लेकिन इसका सबसे बड़ा जो यूज़ करते हैं वो बेसिकली आपके ड्रग्स के लिए करते हैं, ठीक है। डिजिटल ब्लैक मार्केट में सबसे ज़्यादा बिकने वाली चीज़ जो है वो है ड्रग्स। ड्रग्स तो आपको ऐसे भी ओपन मार्केट में नहीं मिलते। आप अगर जो लोग एडिक्ट होते हैं, जो लोग जिनको ड्रग्स लेने की जरूरत होती है, वो लोग फिर भी खुले में नहीं ओपन कर सकते। तो उनको ये एक जो डिजिटल ब्लैक मार्केट है ऑनलाइन जो है, उनको और भी एक तरह का एनोनिमिटी आ गया, क्योंकि जब वो ऑर्डर करते हैं, जैसे हम लोग बैठे अमेजोन पे ऑर्डर कर रहे हैं, अभी अमेजोन का सेल कर रहा है बिग इंडियन से, तो हम लोग उसमें से ऑर्डर कर रहे हैं, तो हम लोग को पता है कि इस एड्रेस पर जाके देना है। वो लोग जब ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं तो वो कुछ गलत एड्रेस देते हैं, लेकिन वहाँ पर पहुँच जाती है और उनको पता है कि वहाँ से कैसे लेना है। तो ये जो सब है वो डिजिटल ब्लैक मार्केट में चल रहा है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि इसलिए हम लोगों को इस तरह के सभी एक्टिविटीज से प्रोटेक्ट करना चाहिए, क्योंकि जो रियल वर्ल्ड में जो क्राइम्स हो रहे हैं वो साइबर स्पेस में भी हो रहे हैं। और कभी कभी हमें लगता है कि क्योंकि हम फ़ोन के मतलब हम स्क्रीन के पीछे बैठे हैं इसलिए हमारे एक्शंस कोई देख नहीं रहा, ठीक है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। आप जो भी कुछ करते हो उसका कुछ ना कुछ तो इम्पैक्ट दूसरी जगह पड़ता है। मतलब ऐसा नहीं कि मतलब आपने किसी फेसबुक पे कमेंट कर दिया तो कोई देखेगा नहीं, लोग देखते हैं, क्योंकि वो बहुत बार फेसबुक के बहुत सारे पोस्ट का जो सेटिंग होता है वो पब्लिक होता है। इंस्टाग्राम में आप कमेंट करोगे तो वो भी पब्लिक होता है। तो इसलिए आप सोचिए कि मतलब ऐसे कुछ लोग जो है वो बेसिकली इसी सब चीज़ों से गलत एक्टिविटीज करते हैं। अब जैसे यहाँ पे मैंने देखा था बाहर एक रैगिंग का पोस्टर लगाया, ठीक है। अब सोचिए कि जो फिजिकल वर्ल्ड में जो रैगिंग होता है वो साइबर स्पेस में भी होता है। मतलब फिर वही करते हैं कि जैसे अगर आप सोचिए कोई यूज़र है, उस यूज़र को 4-5 लोग परेशान करेंगे, बोलेंगे तुम्हें क्या आता है, तुम्हें कुछ नहीं आता है, तुम ऐसे ही हो वैसे ही हो, इस तरह का, और फिर उससे कुछ गलत चीज़ें करवाएंगे। तो ये जो होता है वो साइबर बुलिंग इसको कहते हैं, ठीक है। दूसरा है साइबर प्रेडेटर्स। बहुत सारे जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उन पर कुछ नज़र रखे हुए लोग होते हैं इंटरनेट पर, तो वो जो है फिर उनका गलत चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो वो जो है होते हैं साइबर प्रेडेटर्स। और जैसे मैंने बोला साइबर क्राइम्स और आइडेंटिटीज है, जो आपकी डॉक्यूमेंट से वो चुरा के आपकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है इंटरनेट पे, जैसे कोई लोग अपना पर्सनल फ़ोन नंबर डाल देते हैं कोई पब्लिक पोस्ट में, या फिर अपना एड्रेस डाल देते हैं, तो वो जो सब चीज़ें यूज़ करके लोग साइबर क्राइम्स करते हैं। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो साइबर स्पेस में हो रही है और हम लोग को उससे प्रोटेक्ट करना चाहिए। अच्छा, एक क्विज करते हैं।
आपके पास जो ऐप्स होते हैं, आपके पास जो जैसे फोन तो छोड़िए, लेकिन जो ऐप्स होते हैं, जीमेल उसमें आपका पासवर्ड है। कितने लोगों का पासवर्ड 5 से 6 लेटर्स है? 5 to 6 लेटर्स। सेवन टू 8 लेटर्स, 8 to 9 लेटर्स। इसमें एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, तो इसलिए हमेशा, और आपकी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो हमेशा प्राइवेट रखनी चाहिए, ठीक है। आपका जो फ़ोन है, आपको पता है कि आपके फ़ोन में क्या क्या ऐप्स है? सबको पता है? किसी को पता कि कभी आपने देखा है कि कोई आपके फ़ोन में कुछ ऐप आ गया है मुझे पता नहीं है? नहीं। तो यही कि मतलब आपको पता होना चाहिए कि आपके फ़ोन में कौन से ऐप्स है, और मोर इम्पोर्टेंटली जो ऐप्स है वो अपने प्ले स्टोर से डाउनलोड किए या ऐप स्टोर से डाउनलोड किए, क्योंकि बेसिकली एंड्रॉइड, गूगल और जो एप्पल जो है वो वही सॉफ्टवेयर को अलाउ करता है जो कि कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन ना चुराए, कोई प्राइवेट इन्फॉर्मेशन जो है वो उसको निकाले ना, तभी वो सिक्योरिटी फीचर देख के ही उनको ऐप स्टोर में या प्ले स्टोर में डालता है। तो वहाँ से डाउनलोड करना ही सबसे समझदारी की बात है। उसके अलावा अगर आप कोई डाउनलोड करोगे तो भरोसा नहीं है, कभी आपको लिंक आ जाए। वैसे जैसे बहुत बार जो स्कैम करते हैं वो वही करते हैं, बोलते हैं कि पेमेंट करना है, इस लिंक पे क्लिक करो, उस लिंक पे क्लिक करोगे कोई ऐप डाउनलोड होता है और तुरंत जो है ऐप है वो आपके सब फोन का एक्सेस दे देता है, आपके फोटो दे देता है और उसको ट्रांसफर कर देता है। तो ऐसे आपको नहीं करना चाहिए, ठीक है। आपको कितनी बार आप अपना फ़ोन अपडेट करते हो, जो आपके ऐप से अपडेट करते हो? जब अपडेट आता है, और वो करना भी चाहिए, क्योंकि बहुत बार जो अपडेट आता है वो बेसिकली सिर्फ नए फीचर्स नहीं होते। नए फीचर्स के अलावा ये भी होता है कि बहुत बार कंपनीज को पता चलता है, सॉफ्टवेयर कंपनीज को पता चलता है कि कोई पर्टिकुलर वायरस आया था, उसने हमारे कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर का डेटा चुराने की कोशिश की, तो उसको फ्लग करने के लिए हमने नया वर्जन लाया है। तो हमेशा आपके फ़ोन जो है वो अपडेटेड रखो, जो ऐप से उसका लेटेस्ट वर्जन रखो। और मोर इम्पोर्टेंट, अगर ये सब कुछ करने के बाद अगर आप कोई भी साइबर क्राइम, साइबर फ्रॉड के विक्टिम हुए तो आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। अगर आपके पेमेंट, अगर आपके अकाउंट से ट्रांजैक्शन हुआ है, इमीडिएटली बैंक को फ़ोन करके आपका बैंक अकाउंट ब्लॉक कर दो। बैंक को बताओ कि आप क्यों ब्लॉक करना चाहते हैं, फिर बैंक उसके ब्लॉक करने के बाद ही आगे आपका कुछ काम कर सकता है, ठीक है। तो वो करना चाहिए। दूसरी चीज़, आजकल एक ऑनलाइन पोर्टल आ गया है, नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल, cybercrime.gov.in। ये स्पेसिफिकली वुमेन और चिल्ड्रन के लिए फोकस्ड है, बट आप उसमें बाकी के साइबर क्राइम्स के कंप्लेंट भी रजिस्टर कर सकते हैं। आपको एक ट्रैकिंग नंबर मिल जाएगा और आपको बहुत सारी डिटेल्स में बतानी पड़ेगी, मतलब कम से कम आपका फ़ोन नंबर आपको देना पड़ेगा, ठीक है। आपके साथ क्या हुआ है वो भी बताना पड़ेगा, कहाँ से हुआ है वो सब कुछ भी देना पड़ेगा, तभी वो जाके वो कंप्लेंट रजिस्टर होगा और फिर उसके आगे वो कुछ कर सकते हैं। और अगर कुछ नहीं तो सीधा ये नंबर है 1930, इस पर फ़ोन करो, वहाँ पे ऑपरेटर है, वो आपको पूछेंगे सवाल, आप उनका सवाल का जवाब दे दो और फिर उसके बाद आपका कंप्लेंट रजिस्टर कंपनी को रिपोर्ट करोगे, बैंक को रिपोर्ट करोगे, बैंक आपको उतने अमाउंट का प्रोटेक्शन देता है। जैसे आपके अकाउंट का 20,000 रुपये का फ्रॉड हुआ है तो कंपनी तुरंत आपको 20,000 रुपये का जो अमाउंट है आपके अकाउंट में ट्रांसफर करता है, तब तक जब तक वो कंप्लेंट का इन्वेस्टिगेशन ना करे, ठीक है। तो आपको वो इमीडिएट एक प्रोटेक्शन मिल जाता है क्रेडिट कार्ड में। तो समझदारी तो इसी में है कि मतलब अगर आप UPI पेमेंट, अच्छा, और UPI पेमेंट करते हैं, ठीक है, जो QR कोड से करते हैं, उसके लिए आप एक सेपरेट अकाउंट बनाओ जिसमें आप आपके ज़रूरत के हिसाब से ही पैसे डालोगे, 1,000-2,000 रुपये। तो अगर उसमें फ्रॉड भी हुआ तो आपका जो फाइनेंशियल डैमेज है वो कम होगा, ठीक है। ऐसे नहीं कि आपके सैलरी अकाउंट से उसको जोड़ दिए और फिर उसके बाद उससे कुछ फ्रॉड हुआ तो आपका पूरा अकाउंट खाली है। सेपरेट अकाउंट खोल दो, आपका अकाउंट खोलना तो कोई बड़ी बात नहीं है। सेपरेट अकाउंट खोल के उस पर UPI इनेबल कर दो और उसमें हमेशा पैसे ट्रांसफर करते दो। जैसे अगर आपको पता है कि मेरा डेली हमेशा 200-300 रुपये का मैं UPI पेमेंट करता हूँ, तो आप उसमें हफ्ते भर में 1,000 रुपये डाल दीजिए और उसको रिचार्ज करते रहिए, ट्रांसफर करते रहिए, लेकिन उसमें कभी भी 1,000 या 2,000 रुपये के उसके ऊपर मत डालते। तो अगर उसमें कोई फ्रॉड भी होता है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। थैंक यू। तो आपको उसको रिपोर्ट करना चाहिए क्योंकि वहाँ पे लिखा होता है।
नहीं, आपको इंस्टाग्राम पे रिपोर्ट करना चाहिए कि कोई मेरा अकाउंट एक्सेस कर लीजिए, उसमें लिखा होता है कि